हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। और आज हम बात करेंगे जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज चल रही है उसी के बारे में। हालांकि पहला मैच जो बारिश के कारण धुल जाता है वो उस मैच में न्यूजीलैंड काफ़ी फेवरेट होती है। उस मैच में जिस तरीके की गेंदबाजी न्यूजीलैंड करती है तो उसमें न्यूजीलैंड फेवरेट हो जाती है। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो मैच बारिश के कारण धुल गए। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए आज ये दूसरा मैच जो खेला गया तो इसमें आपको कह सकते हो कि न्यूजीलैंड ने सेम सिचुएशन से टॉस जीता और बल्लेबाजी इंग्लैंड को करने के लिए दे दिया। हालाँकि पिछले मैच से बिल्कुल हट के इंग्लैंड ने इस मैच में शुरुआत की और आप कह सकते हो कि एक ड्रीम शुरुआत हो सकती है जिस तरीके से फिल सॉल्ट और बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो लग रहा था कि उनके दिमाग में कुछ और ही है। न्यूज़ीलैंड बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो कि हल्का थोड़ा सेंस स्विंग था बॉल में तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। और इंग्लैंड ने जिस तरह की तेज़-तर्रार शुरुआत की, वो इंग्लैंड को वो शोभा भी देता है क्योंकि इंग्लैंड ने अपने खेल में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई है, जिसका असर दिखता है जिस तरीके से वो टी20 में शुरुआत करते हैं या फिर चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे में थोड़ा ये टीम मुझे आउटडेटेड लगती है। बट जिस तरीके से ये 2 फॉर्मेट पे इस टीम ने ध्यान दिया है जो कि टेस्ट और टी20 है, तो उसपे इस टीम का कोई जवाब नहीं है। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है, लगभग 2 ओवरों में 24 रन ये टीम बना लेती है। हालाँकि एक गुड लेंथ बॉल आप कह सकते हो उसको खेलने के चक्कर में बटलर बहुत जल्दी ही अपने शॉट खेलने के लिए आ जाते हैं जिसके कारण बॉल बैट पे आती नहीं है और वो टॉप पे छोड़ के वो मिड मिड ऑफ में कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब बैटल बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप कह सकते हो कि वो और फिल सॉल्ट अपनी आक्रामकता दिखाते हुए जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दोनों ही बल्लेबाजों ने इसमें एक क्रेडिट और जाता है कि न्यूजीलैंड के फील्डरों का, यानी कि इस पूरी इनिंग्स में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हो चाहे फील्डर हो, अच्छा खासा चांस दिया है दोनों ही बल्लेबाजों को, चाहे वो बिथल हो चाहे फिर आने वाले जो अपकमिंग बैट्समैन होते हैं ब्रुक, तो उन लोगों को काफ़ी चांस दिया। और ये मैच अगर वो कैच लेते तो ये मैच का रिज़ल्ट और या जो टोटल 236 रन बनाते हैं। हालाँकि इसका तो मैं ज़िक्र करूँगा कि किस तरीके से वो 236 रन बने। 236 रन बनाते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। बट बहुत सारे चांसेस भी आप कह सकते हो कि दिया जाता है न्यूज़ीलैंड के फील्डरों द्वारा। तो ये एक वीक पॉइंट नज़र आई जो कि न्यूज़ीलैंड के बॉलर और फील्डर ने किया। उसके बाद से आप कह सकते हो कि अगर आप ओवरऑल देखो तो पावर प्ले जो हुआ वो इनके लिए की पॉइंट रहा क्योंकि पावर प्ले में जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई, जॉस बटलर आउट हो चुके थे, बैटल आते हैं, बैटल काफ़ी देर तक अच्छा टिकते, यानी कि आप कह सकते हो कि पावर प्ले तक वो भी टिकते हैं। और जो ये पावर प्ले में इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की उसमें 68 रन 1 विकेट के नुकसान पे, तो आप कह सकते हो 11 से प्लस का रन रेट है ये पावर प्ले में ले जाना। और ये भी नहीं कि ये छोड़ देते हैं, फिर जैसे बेथल आउट होते हैं, बेथल का भी सेम होता है कि वो एक शॉर्ट बॉल, मतलब कि शॉर्ट बॉल पे ये लोग थोड़ा फँस रहे हैं, तो उसको न्यूज़ीलैंड को देखते हुए वो शॉर्ट बॉल लगातार ही रखा और उससे उनको फ़ायदा भी मिला और शुभ बेथल भी वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं बल्लेबाजी करने कप्तान हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को जाना जाता है कि जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं हैरी ब्रूक, और उसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट भी किया। बट यही बात है कि उन्होंने चांस भी, यानी न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज हैं उन्होंने चांस क्रिएट किया, ब्रूक का भी किया, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस पूरे इनिंग्स में आप देखो जब तक सॉल्ट और ये ब्रूक थे, तो नेट रन ये रन रेट जो था वो काफ़ी हाई था। मतलब आप कह सकते हो कि 10 प्लस 10 अबव हर ओवर में जा ही रहा था। तो जिसका ये था कि ये दोनों ही बल्लेबाज अपने-अपने 50 रन बना लेते हैं और 78 के स्कोर पे ब्रूक आउट हो जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि वो अपना काम कर चुके होते हैं जब वो आउट होते हैं तो। और उसी के थोड़ी देर बाद आप कह सकते हो कि अ, उसको एक सेंचुरी मिस कर दिया यहाँ पे फिल सॉल्ट ने, जिस तरीके की वो बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तो आप प्रॉपर्ली कह सकते हो कि वो उनसे एक सेंचुरी मिस हो गई और 85 के निजी स्कोर पे वो भी आउट हो जाते हैं। हालाँकि उसके बाद 2 नीचे के जो बल्लेबाज़ हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं जिससे कि जो टीम का स्कोर हो जाता है, वो आपको टीम का स्कोर जो है वो आपको 236 रनों तक चला जाता है। तो जैसा कि मैं बताया था कि पार्टनरशिप एक क्रूशियल रोल अदा करती है,
ख़ास करके फिल सॉल्ट और जो ब्रूक के बीच जो पार्टनरशिप हुई, वो एक अहम ज़िम्मेदारी मतलब आप कह सकते हैं कि अहम पार्टनरशिप हुई इंग्लैंड की तरफ से, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लैंड टीम के जो नीचे के बल्लेबाज़ सैम करन और टैम बेंटन ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया, जो दोनों ने 14 गेंदों पे 38 रन बनाए, जिसका फ़ायदा ये हुआ एक सम्मानजनक आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि एक यानी पार स्कोर कर दिया। इस मैच में 236 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 237 रनों का एक महान सा टारगेट आप कह सकते हो कि खड़ा किया। और देखा जाए तो जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी सारे ने की, और इसमें जो आपको जो टॉप क्लास बल्लेबाज़ी हुई, वो आपको मैंने बताया कि फिल सॉल्ट जो कि 85 रन बनाते हैं, जैकब बैटल 12 गेंदों पे 24 रन बनाते हैं, हैरी ब्रूक 35 गेंदों पे 78 रन बनाते हैं, मतलब 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट हैरी ब्रूक का होता है। और इसीलिए मैंने भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ में भी कहा था कि अगर हैरी ब्रूक नहीं चल रहे हैं और वो कैप्टन है, तो उन पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है अब ये समझने की, क्योंकि आप एक तो कैप्टन हो और एक गैर ज़िम्मेदारान शॉट का अगर खेल के आउट हो जाओगे। जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में हुआ था, तो उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब था। तो मैंने उस पे वीडियो जो बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि हैरी ब्रूक यहाँ पे की पॉइंट है। भले आप जो भी अच्छा स्टार्ट दे दो, जैसे कि जॉस बटलर और फिल सॉल्ट काफ़ी अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद, जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज़ और नीचे के बल्लेबाज़ वो उसको कि आप कह सकते हो कि उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसके कारण ये टीम फँस जाती थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बट इस मैच में कुछ अलग ही हुआ, जैसे हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों पे 78 रन बनाए, जिसमें 222 का स्कोर था। सैम करन 3 गेंदों पे 8 रन बनाते हैं, मगर जो टॉम बेंटन होते हैं, वो 12 गेंदों पे 29 रन बनाते हैं। तो इस वजह से ये स्कोर एक अच्छा खड़ा हो जाता है, मतलब भी ये स्कोर बड़ा माना जाता है। बॉलिंग अगर देखी जाए तो सारे गेंदबाज जो मतलब कि आप कह सकते हो कि सैटनर तक को आप 10 से ऊपर का रन रेट पड़ा, तो जहाँ पे 233 रन बने हैं, वहाँ पे आपको 10 का रन रेट जाएगा ही सारे बॉलर। और जो पिक ऑफ द बॉलर थे वो जेमिसन रहे थे, जिन्होंने 4 ओवर में 47 रन देके 2 विकेट लिए। बाकी सारे बॉलर, चाहे वो मैट हेनरी हो या चाहे जैकब डफी हो, उन सबको ही 11 से ऊपर का रन रेट पड़ा है। जेमी नेशम ने भी एक ओवर किया था, जिसमें उन्होंने 20 रन लुटाए थे। बाद एक बड़ा सा टारगेट देख के फिर जब न्यूजीलैंड चेस करने उतरते, तो आप कह सकते हो उनके हाथ पैर फूले थे, क्योंकि सामने स्कोर बोर्ड पे एक बहुत बड़ा स्कोर था। और जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी, हाँ, अगर ओपनर बल्लेबाज थोड़ा ज़्यादा देर अच्छा खेलते हैं, जैसे कि टिम साइफर्ट ने तो काफ़ी अच्छी शुरुआत की, बट उनका साथ देने जैसे कि टिम रॉबिन्सन और रचिन रविंद्र बहुत जल्दी-जल्दी आउट हो जाते हैं। और जिसका ये फ़ायदा आपको कह सकते हो कि इंग्लैंड के बॉलर ने किया। इंग्लैंड के बॉलर भी काफ़ी शॉर्ट बॉल रख रहे थे, और पहला विकेट जो है टिम रॉबिन्सन के रूप में 10 रन पे पहला विकेट गिर जाता है। वैसे ही 18 रन पे दूसरा विकेट गिर जाता है रचिन रविंद्र का। तो फिर टीम लड़खड़ा जाती है। अगर आप पावर प्ले में आप चेस कर रहे हो 236, आप पावर प्ले के अंदर 3 ओवर के अंदर अगर आपका 2 ओवर के अंदर 2 विकेट गिर गया है, वो भी आपके टॉप ऑर्डर जो अच्छे बल्लेबाज है, तो उसके बाद से फिर टीम लड़खड़ा जाती है। बट फिर भी ये न्यूजीलैंड की टीम है, हार मानना इन्हें यानी कि मजई नहीं है। हाँ, ये समझौता नहीं करते ये टीम। ये टीम भले हारे, मगर हर एक आईसीसी के टूर्नामेंट में ये टीम अपना दबदबा जो है वो कायम रखती है। तो उसी तरीके से जब चैपमैन बैटिंग करने आते हैं, तो इन दोनों के बीच आप कह सकते हो कि मार्क चैपमैन और टिम साइफर्ट के बीच एक अच्छी साझेदारी होती है, जो कि 45 गेंदों पे 70 रन की पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 10 का ये लोग एवरेज लेके चलते हैं। बट और दूसरे तरीके से पावर प्ले भी फिर ये लोग मैच कर जाते हैं। बट पावर प्ले में जहाँ पे इंग्लैंड ने 68 रन पे 1 विकेट गँवाए थे अपने 6 ओवर में, वहीं पे ये 2 विकेट गँवा देती हैं 58 रन पे। जिस तरीके से शुरुआत में विकेट गिर जाता है, उसके बाद इस तरीके का बैकअप करना आप कह सकते हो कि न्यूज़ीलैंड के लिए ये एक अच्छी चीज़ होती है। फिर उसके बाद टिम साइफर्ट काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं। उन्होंने भी आपको कह सकते हो कि अ, 39 रन बनाते हैं, और मार्क चैपमैन भी 24 गेंदों पे 28 रन बनाते हैं। एक बार जब इनका पार्टनरशिप टूट जाता है, जैसे कि मार्क चैपमैन आउट हो जाते हैं 87 पे, उस समय स्कोर होता है 9.1 ओवर पे। उसके बाद जो मिचेल, क्या थोड़ा-सा मिचेल नीचे बैटिंग करने, क्योंकि अगर मिचेल को ज़्यादा ओवर मिलता है या ज़्यादा वो उनको टाइम मिलता, तो क्या वो इस स्कोर पे जा सकते थे? तो ये एक चीज़, और न्यूज़ीलैंड मैनेजमेंट को सोचना होगा कि क्या मिचेल का हम लोग ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डैरेल मिचेल से ऊपर ब्रेसवेल आ जाते हैं। ब्रेसवेल भी अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं, तो मुझे लगा कि ब्रेसवेल से ऊपर डैरेल मिचेल को आना चाहिए, जो कि अच्छी क्षमता रखते हैं। और ग्लेन फिलिप्स भी टीम में नहीं है, तो ये सारी चीज़ भी एक इशारा करती है कि ये टीम भी अभी प्रॉपर नहीं है। शायद ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है, जो कि 2026 में इंडिया ही में वो वर्ल्ड कप है, इसकी एक तरीके से कह सकते हो कि एक प्रॉपर तैयारी ये टीम कर रही है, और जो कि अच्छा भी है, और अभी टाइम लगेगा।
और इस सीरीज से बहुत सारी चीज निकलेंगे। जो भी इस सीरीज में आप देखोगे कि जो लाइनअप उतरेगी वही टीम वर्ल्ड कप के लिए फिक्स होगी, क्योंकि अब इस टीम से भी आप कह सकते हो कि केन विलियमसन का जगह लगभग समाप्त हो गया है। साइफर्ट मिचेल के बीच भी एक अच्छी साझेदारी होती है, माफ कीजिएगा एक खराब साझेदारी होती है, जो कि जस्ट साइफर्ट फिर आउट हो जाते हैं 39 रन पे। उसके बाद फिर ये टीम लड़खड़ा जाती है, चाहे जितना भी कहो फिर ये टीम तो जितना भी कोशिश करके ये टीम 18 ओवर में 176 ही रन बना पाती है और टीम ऑल आउट हो जाती है। कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है इंग्लैंड के लिए। बट जिस तरीके से इंग्लैंड के बॉलरों ने बॉलिंग की है, वो भी आप कह सकते हो कि एक जबरदस्त था, जिसमें पिक ऑफ द बॉलर जो थे वो थे आदिल रशीद। क्या स्पिन किए यार, या मतलब आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के पास एक लेग स्पिनर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आदिल रशीद। और उसी के साथ साथ जो ल्यूक वुड्स है उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 36 रन दे के 2 विकेट। पाइनल कास ने 3 ओवर में 27 रन दे के 2 विकेट। और सैम करन ने 3 ओवर में 37 रन, हालांकि ये थोड़ा महंगा साबित हुए और इनको विकेट भी कोई नहीं मिला। बट ओवरऑल लियाम डॉसन ने भी 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ओवरऑल ये आप कह सकते हो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस था। और क्राइस्ट चर्च का ये दूसरा T20 इंग्लैंड ने अपने नाम किया, जो कि वेल डिजर्विंग परफॉर्मेंस था आपको इंग्लैंड का। तो वो चीज आपको हुआ। और हैरी ब्रुक को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच पिक किया जाता है। तो ये था दूसरा T20 का। हालांकि एक मैच और चल रहा है जो कि मेरे नज़र में इसलिए वो मैच है क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मेजबान टीम है, साउथ अफ्रीका को मेजबानी कर रहा है। और उस मैच पे मेरी नज़र इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है वो इंडिया का है, तो इसीलिए इस मैच में मैं ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि कल जो 259 रन से पाकिस्तान ने 259 रन बनाए थे अपने पहले दिन पे 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें जो आप कह सकते हो कि सारे ही बल्लेबाजों ने अच्छा बल्लेबाजी किया था। पहला दिन के हिसाब से शफीक ने भी 57 रन बनाए थे। इमामुल हक हालांकि जल्दी आउट हो जाते हैं, जो 17 रन बना के आउट हो जाते हैं। शान मसूद कप्तान जो थे वो एक अच्छी पार्टनरशिप भी कर रहे थे और एक अच्छी इनिंग भी खेल रहे थे। बट ज्यादा तेज रन मारने के चक्कर में वो भी मार्को जैनसन का शिकार हो जाते हैं। फिर बाबर आजम बल्लेबाजी करने आते हैं, हालांकि क्राउड काफी चैंटिंग करता है जब वो आते हैं। तो एक तरीके से वो भी वहाँ के बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनके लिए जिस तरीके का सपोर्ट अभी दिखा रही है वहाँ की आवाम, तो ये भी एक अच्छी चीज है। बट वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते और 16 के निजी स्कोर पे वो भी आउट हो जाते हैं। और आउट होने का भी जो तरीका है वो अच्छा, तो डिफेंस करते हैं, बट डिजॉर्जी जो शॉट में लगे होते हैं, एक अच्छा कैच वहां पे उनके थ्रू किया जाता है, जिसके बाद बाबर आजम अपना विकेट गंवा देते हैं। साउथ शकील जो कि 66 रन पे खेल रहे होते हैं और रिजवान रबाडा उन्हें एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। तब कह सकते हो कि जहाँ पे ये टीम 260 रन पे 259 रन पे पहला दिन का खेल समाप्त करती है, ताजा समाचार मिलने तक उनकी जो ये पारी होती है वो 333 रन पे ये सारी टीम ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही दूसरे दिन गेम शुरुआत होती है जादू चल जाता है। क्योंकि ये टीम 246 पे 5 होती है, मतलब पहला दिन जब गेम खत्म करती है तो 259 पे 5 होती है और 316 तक ये 5 ही रहती है, जब तक आप कह सकते हो कि महाराज की एंट्री जैसे होती है। और फिर उनका एक चक्रव्यूह आया जिसमें सारे पाकिस्तान बल्लेबाज फंसते गए। तो जो टीम 315 पे 5 दिख रही थी वो 333 पे ऑल आउट हो जाती है। और नो डाउट सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस, वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय केशव महाराज, जिन्होंने 42.4 ओवर में 102 रन देके 7 विकेट लिए। 7 विकेट, कैन यू इमेजिन क्या प्रदर्शन है इनका। केशव महाराज उनके आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो वेल एंड वेरी वेल एक्सपीरियंस बॉलर उस टीम के, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। जो पाकिस्तान टीम लग रही थी कि एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही है और पहले ही टेस्ट मैच की तरह ये करेगी, बट उस तरीके से जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो गेंदबाजी की केशव महाराज ने, वो एक काबिले तारीफ था। हालांकि रबाडा को भी इसमें 1 विकेट मिलता है, हार्मर को 2 विकेट मिलता है और पिछले मैच के हीरो रहे सेनुरन मुथुस्वामी जो कि विकेटलेस रहे। ये क्रिकेट ऐसी ही चीज है, पहले मैच में ये हीरो थे जब केशव महाराज उस टीम में नहीं थे। केशव महाराज जैसे एंट्री करते हैं तो फिर वो विकेटलेस होते हैं। क्रिकेट एक पल में हीरो एक पल में जीरो, ये कैसे बनाता है क्रिकेट, ये एक ऐसा खेल है। तो इस तरीके से ये हुई। और जो सबसे हाई स्कोर था वो था आपको कप्तान शान मसूद का, जिन्होंने 87 रन बनाए। उसके बाद ये टीम 333 पे ऑल आउट हो जाती है।
और अगर आप कहो तो फिर जे ताज़ा समाचार होने तक साउथ अफ्रीका अच्छा टैकल दे रही है और 174 पे 4 विकेट डाउन हो चुका है। हालाँकि अभी 2 ही था, बट जैसे ही ये मैं रिकॉर्डिंग करने आया हूँ, तो ये लगता है कि टॉनी डिजॉर्जी जो कि आसिफ अफरीदी की गेंद पे एलबीडब्ल्यू हो गए और उसके बाद तुरंत ही ब्रेविस भी आउट हो जाते हैं 0 रन पे। सलमान अली आगा, बॉल आसिफ अफरीदी, कैच सलमान अली आगा, बॉल आसिफ अफरीदी। तो ये एक आप कह सकते हो कि उम, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है पाकिस्तान के बॉलर को। हालाँकि इन दोनों के बीच डिजॉर्जी और इनके बीच जो है अच्छा पार्टनरशिप हुआ। टॉनी डिजॉर्जी और स्टब्स के बीच में 113 रनों की पार्टनरशिप हुई 223 बॉल पे। और फिर ब्रेविस और आप कह सकते हो कि ब्रेविस में कुछ पार्टनरशिप नहीं हुआ क्योंकि बहुत जल्दी वो आउट हो गए। तो ताज़ा समाचार मिलने तक 174 रन बना लिया है साउथ अफ्रीका ने। और अभी भी आप कह सकते हो कि 333 रन के जवाब में लगभग-लगभग ये 159 रन पीछे है। और आज के दिन ज़्यादा ओवर भी नहीं बचे हैं, लगभग आपको 8 या 7 ओवर और बचे होंगे। तो तीसरे दिन का खेल कैसे होगा ये मैं आपको बताऊँगा। और जो पिक ऑफ द बॉलर रहे हैं वो इस पाकिस्तान की तरफ से, तो सबसे अच्छी गेंदबाजी की है श्री आपको आसिफ अफरीदी, जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने 13 ओवर में 4 मेडन के साथ 21 रन, जबरदस्त इकॉनमी, 21 रन 2 विकेट। शाहीन अफरीदी को 1 विकेट मिला है, जिन्हें तो यानी कि उनकी इकॉनमी भी 2.90। और साजिद खान को 1 विकेट मिला है। नुमान अली अभी विकेटलेस गए हैं, जिन्होंने 19 ओवर कर लिया और अभी तक कोई विकेट उनका नहीं मिला है। तो 22 पे पहला विकेट इनका भी गिर गया था, रिकल्टन आउट हो गया था 54 पे मार्करम, बट उस पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को इस मैच में बनाए रखा। और तीसरे दिन का गेम क्या होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे शो के साथ, और मेरा शो आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून विद क्रिकेट विद मेहताब।